Jai Hind. In this lecture, we will study dual slope integrating type ADC. This is a block diagram of dual slope integrating type ADC. This is a analog voltage. This is that analog voltage which we have to convert in digital form. इस एनालॉग वोल्टेज को हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड दिस इज ए रेफरेंस वोल्टेज एंड दिस इज ए स्विच एट ए टाइम. ये जो स्विच होगा ये एनालॉग वोल्टेज या फिर रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा. And polarity of analog voltage and this reference voltage should be opposite. If BA is positive, then BR should be negative. If BA is negative, then BR should be positive. This is an integrator. First, I will explain the basics of integrator. This is an integrator circuit. This is operational amplifier. ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको ग्राउंड किया गया है. एंड दिस इज ए कैपेसिटर विच वी आर यूजिंग एज ए फीडबैक. आउटपुट को अगेन नेगेटिव टर्मिनल में थ्रू फीडबैक अप्लाई किया है एंड इट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड दिस इज द आउटपुट बी नोट. इन दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर we are applying B input through resistor R in negative terminal of operational amplifier. So this is the example of inverting operational amplifier. In the case of inverting operational amplifier, positive terminal is grounded and you apply B input in negative terminal. In the case of operational amplifier, input resistance is very high. No current flow between positive to negative and negative to positive terminal. Input resistance is very high. इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट. अब क्लास इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, इस पॉइंट में भी पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट. दिस इज ए वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. करंट कैसे फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो उस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस पाथ की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल सेम होगा. यहां पर 0 वोल्ट तो यहां भी 0 वोल्ट. अब क्लास करंट कैसे फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो दिस इज करंट आई. अगेन यहां पर करंट के पास टू पाथ है, एक करंट यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है. इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ये सारे का सारा करंट कैपेसिटर में फ्लो करेगा. तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई सी. दिस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. आई किसके इक्वल है, यहां पर पोटेंशियल है बी इन माइनस यहां पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट अपॉन दिस आर इज इक्वल टू आई सी. कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होता है, सी डी बी अपॉन डी टी. डेट इज आई सी क्या होगा, सी कैपेसिटेंस इंटू डी वाई डी टी. यहां पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट तो यहां पर पोटेंशियल है बी आउट. इसको सोल्व करते हैं, बी इनपुट अपॉन आर. दिस इज माइनस बाहर लेके आते हैं, माइनस सी डी वाई डी टी बी आउट. दिस इज डी बी आउट अपॉन डी टी. दिस इज डेरिवेटिव इज इक्वल टू बी इन माइनस 1 बाई आर सी. ये सी यहां पर आ जाएगा. अब क्लास मुझे बी आउट निकालना है तो यहां पर डिफरेंशिएशन हो रही है तो बी आउट कैसे होगा, इंटीग्रेशन होगी माइनस 1 बाई आर सी बी इनपुट जी टी. तो क्लास जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस 1 बाई आर सी और ये जो इनपुट है इसकी इंटीग्रेशन होगी. तो दिस इज इंटीग्रेटर सर्किट. इंटीग्रेटर में क्या होता है, इनपुट की इंटीग्रेशन होती है. एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है और ये कैपेसिटर की चार्जिंग कब तक होती रहेगी, फ्रॉम 0 टू टी. आरसी होता है टाइम कांस्टेंट. और ये नेगेटिव क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा जो कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में होगी. या सिंपली दिस इज इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं आउटपुट में इसका 180 फेज शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव साइन 180 फेज शिफ्ट बताएगा. या फिर मैं बोल सकता हूं जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में हो रहा है. तो बच्चों यहां पर हम इंटीग्रेटर यूज कर रहे हैं तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, सिंपली जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं बी इनपुट इसकी इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू टी और टाइम कांस्टेंट होगा 1 बाई आर सी.
और साथ में आएगा नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, ये जो कैपेसिटर है ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड में चार्ज होगा। अब बच्चों ये जो आउटपुट है ये हमें नेगेटिव में मिल रही है। कब तक नेगेटिव में मिलेगी, जितने टाइम के लिए इंटीग्रेशन होगी फ्रॉम 0 टू टी। दिस इज ए कंपैरेटर। कंपैरेटर का जो ग्राउंड टर्मिनल है इसको ग्राउंड किया है। कंपैरेटर में क्या होता है, दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज से ग्रेटर देन होती है तो उस केस में आउटपुट लॉजिक 1 मिलती है। इसी तरह से अगर नेगेटिव टर्मिनल की वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल की वोल्टेज से ज्यादा होती है तो उस केस में आउटपुट लॉजिक 0 मिलती है। इस केस में जो आउटपुट मिल रही है वो नेगेटिव में मिल रही है। अगेन पॉजिटिव में पोटेंशियल है 0 वोल्ट। 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव वोल्ट, तो कंपैरेटर की आउटपुट क्या मिलेगी 1। एंड दिस इज ए क्लॉक, दिस इज एंड गेट एंड दिस इज ए क्लॉक सिग्नल। ये क्लॉक सिग्नल इस एंड गेट के थ्रू कब अप्लाई होगी, जब कंपैरेटर की आउटपुट 1 होगी। जैसे ही कंपैरेटर की आउटपुट 1 रहेगी उस केस में ये जो क्लॉक सिग्नल है थ्रू एंड गेट अप्लाई होगा। एंड दिस इज अप काउंटर एंड दिस इज ए 3 बिट अप काउंटर Q3 Q2 Q1। Q3 इज ए मोर सिग्निफिकेंट बिट। अब बच्चों ये जो Q3 बिट है इसको हम टी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करेंगे। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये जो बबल लगा है ये बता रहा है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब टी फ्लिप फ्लॉप है, इसमें लगातार लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी टॉगलिंग होगी। पर टॉगलिंग कब होगी, जब इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 to 0 चेंज होगा। जब Q3 में 1 to 0 चेंज होगा। Q3 क्या कर रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट कर रहा है। एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। जैसे Q3 में 1 to 0 चेंज होगा ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो यहां टॉगलिंग होगी, और जैसे ही टॉगलिंग होगी उस टाइम पे ये जो स्विच है पहले ये एनालॉग वोल्टेज के साथ कनेक्टेड था। जैसे ही टॉगलिंग होगी तो उस केस में ये जो स्विच है ये रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसकी वर्किंग डिटेल में देखते हैं। इनिशियली इस एनालॉग वोल्टेज को मुझे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डिजिटल कहां मिल रहा है, Q3 Q2 Q1। तो इनिशियली मैं क्या करूंगा, अप काउंटर और ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसको रीसेट कर दूंगा। जैसे रीसेट किया Q3 Q2 Q1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। डेट इज मैं यहां पर लिख रहा हूं Q3 Q2 Q1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 0। इसी तरह से ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी रीसेट हो जाएगा। अब ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट कब होगा, जब Q3 में 1 to 0 चेंज होगा। दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये जो क्लॉक है दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ये जो Q3 है इसके लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट करेगा एंड दिस इज ए नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ये जो बबल लगा है। अब बच्चों इनिशियली ये जो स्विच है इसको BA के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस इंटीग्रेटर। तो यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन कैसे होगी, -1/RC B इनपुट DT। अब बच्चों ये स्विच किसके साथ कनेक्टेड है, एनालॉग वोल्टेज जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू -1/RC इंटीग्रेशन हम करेंगे फ्रॉम 0 to T टाइम BA DT। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करके -1/RC BA इंटीग्रेशन करके यहाँ T आएगा। फिर लोअर टू अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट T है लोअर लिमिट 0 डेट इज BAT। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 0 टू टाइम, इस टाइम के लिए 0 टू T ये कैपेसिटर हो रहा है चार्ज। और ये पॉजिटिव वोल्टेज है, जो चार्जिंग की डायरेक्शन क्या होगी कुछ इस तरीके से। अब बच्चों ये आउटपुट वोल्टेज मुझे किस में मिल रही है, नेगेटिव में। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, कैपेसिटर की हो रही है चार्जिंग फ्रॉम 0 टू T, यहां पर हो रही है चार्जिंग। तो आउटपुट वोल्टेज किस में मिल रही है, नेगेटिव में। मतलब जो कैपेसिटर है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में चार्ज हो रहा है। तो इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। इस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, -1/RC ये जो लाइन है दिस ये वोल्टेज ये चार्ज हो रहा है BA
इसी तरह से यहां पर आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रहेगी नेगेटिव, कितने टाइम के लिए, फ्रॉम 0 टू t। आउटपुट वोल्टेज मिल रही है नेगेटिव में, तो दिस इज नेगेटिव वोल्टेज। दिस इज ए कंपैरेटर। कंपैरेटर का पॉजिटिव टर्मिनल में वोल्टेज है 0 वोल्ट। 0 voltage is greater than negative voltage, that is positive terminal voltage is greater than negative terminal voltage, तो कंपैरेटर की आउटपुट हो जाएगी 1। जैसे कंपैरेटर की आउटपुट 1 हो जाएगी, दिस इज एंड गेट, ये एंड गेट की इनपुट है 1 एंड दिस इज ए क्लॉक, तो सिंपली इस एंड गेट के थ्रू ये क्लॉक अप्लाई होगी। और ये क्लॉक्स कब तक अप्लाई होती रहेंगी, जब तक इस कंपैरेटर की आउटपुट 1 रहेगी। एंड गेट की आउटपुट क्या होगी, 1 इनटू क्लॉक, ये जो क्लॉक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लॉक कब अप्लाई होगी, जब तक कंपैरेटर की आउटपुट 1 मेंटेन रहेगी। अब क्लास कंपैरेटर की आउटपुट है 1, जैसे फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज लॉजिक 1। जैसे फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो अप काउंटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट बनेगी 0 0 1। ये कब होगा, जब फर्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे। इसी तरह से कंपैरेटर की आउटपुट 1 नहीं मेंटेन है, ये कब तक रहेगी, फ्रॉम 0 to t। फिर नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे, डेट इज दिस 1। तो अगेन अप काउंटर की स्टेट फिर चेंज होगी 0 1 0। इसी तरह से फिर जैसे थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे तो स्टेट मिलेगी 0 1 1। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलेगा। अब क्लास आफ्टर 7th क्लॉक जो स्टेट बन जाएगी वो बनेगी 1 1 1। फिर जैसे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई करेंगे तो उस केस में जो स्टेट बनेगी वो बनेगी 0 0 0, डेट इज 8th क्लॉक। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ, जैसे 1 1 1 टू 0 0 0 बना, अब काउंटर की ये जो Q3 बिट है इसमें 1 to 0 चेंज हुआ, और Q3 बिट क्या कर रही है, इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट कर रही है, एंड दिस इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। फिर जैसे 1 to 0 चेंज हुआ तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये एक्टिवेट होगा इसकी टॉगलिंग हो जाएगी, यहां पर लगातार 1 अप्लाई कर रहे हैं, 0 का क्या बनेगा 1। और फिर जैसे ही 1 आगे जाएगा, अब ये जो स्विच है ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहां पर क्या बोलूंगा, कितनी क्लॉक के बाद स्विच नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हुआ। अगर 0 0 1 से लेके 1 1 1 जाना है तो टोटल क्लॉक लगी थी 7। ये 3 बिट काउंटर था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जर्नलाइज्ड वे में, 2 to the power n minus 1 n3 2 to the power 3 8 minus 1 7। उसके आगे नेक्स्ट क्लॉक अप्लाई किया, फिर क्या मिला 0 0 0, फिर अगली क्लॉक यूज की 1, तो टोटल 2 to the power n क्लॉक। जब हमने 2 to the power n क्लॉक, क्लॉक मतलब ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है, दिस इज लॉजिक 1। आफ्टर 2 to the power n क्लॉक ये जो स्विच है ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। या क्लास इनिशियली काउंटर रीसेट था 0 0 0 और बाद में फिर इसकी वैल्यू हो गई 0 0 0। तो मैं ये बोलता हूं आफ्टर हाउ मच टाइम काउंटर आउटपुट अगेन बिकम 0 0 0, इसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये किसके इक्वल होगा, T1 इनटू कितनी क्लॉक लगी, 2 to the power n क्लॉक लगी। 2 to the power n क्लॉक क्यों लगी, यहां से लेके यहां तक क्लॉक लगी 2 to the power n minus 1, प्लस यहां से लेके यहां तक एक क्लॉक और अप्लाई किया, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या बना 2 to the power n इनटू टाइम, ये जो क्लॉक है इन टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं TC। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक इन टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। तो T1 इज इक्वल टू 2 to the power n इनटू ये जो टाइम पीरियड क्लॉक है, इतना टाइम लगा, अगेन काउंटर की आउटपुट 0 0 0 हो गई। अब बच्चों ये जो स्विच है ये -BR के साथ कनेक्टेड है, तो अगेन अब यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, अगेन इंटीग्रेटर की आउटपुट क्या मिलती है 1/RC B इनपुट dt। अब क्लास
इनिशियली स्विच था कनेक्टेड बी ए के साथ, तो उस टाइम पे ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका था। और ये कब तक चार्ज हुआ? फ्रॉम 0 टू टी, या सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, ये टाइम किसके बराबर है? T1। T1 क्यों बोला? पहले 0 0 0 था, आफ्टर T1 टाइम, और T1 टाइम किसके इक्वल है? 2 टू द पावर n इंटू टी क्लॉक। आउटपुट अगेन 0 0 बने। तो मैं क्या बोल सकता हूं? -1/RC। इनिशियली ये BA के साथ कनेक्टेड था, तो ये कैपेसिटर चार्ज था। और कब तक ये चार्ज होता रहा? फ्रॉम 0 टू T1। और तब तक ये कनेक्टेड था BA के साथ, BA dt। इसके बाद क्या हुआ? ये स्विच BR के साथ कनेक्टेड हो गया। -BR के साथ कनेक्टेड कब हुआ? जब MSB में 1 to 0 चेंज हुआ। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? फ्रॉम T1 टू T ये कनेक्ट हुआ है -BR के साथ, BR dt। अगर मैं ग्राफ में देखता हूं तो ये टाइम कितना होगा? कैपेसिटर यहां से लेके यहां तक चार्ज हुआ, तो ये टाइम कितना है? T1। इसको मैंने यहां पर लिख लिया। और ये जो एक्सिस है दिस इज T, वोल्टेज और टाइम के बीच में बन रहा है। और ये ग्राफ 4 क्वाड्रेंट में बन रहा है। वोल्टेज किस में मिली थी? स्टार्टिंग में नेगेटिव में मिली थी, जो कैपेसिटर नेगेटिव मैग्नीट्यूड में चार्ज हो रहा था। और इस वोल्टेज की जो इक्वेशन थी वो थी -1/RC BAT। अब क्लास यहां पर देखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करता हूं मैं। -1/RC इनटू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये आएगा BAT। जब मैं लिमिट पुट कर दूंगा यहां पर आ जाएगा T1। अगेन दिस इज माइनस। अब बच्चों यहां पर क्या बनेगा? BR। इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां आएगा T। फिर जैसे मैं अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? T माइनस T1। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो, जब स्विच इसके साथ कनेक्टेड हुआ, अब यहां पर इंटीग्रेटर की जो आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है? टू वोल्टेज के बीच में एक तरह से सब्ट्रैक्शन हो रही है, और आउटपुट नेगेटिव में है। एक तरह से टू वोल्टेज के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है। इनिशियली जब BA के साथ कनेक्टेड था तो चार्जिंग हो रही थी, जब ये एक्सप्रेशन मिला था -1/RC BAT। अब यहां टू वोल्टेज के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? एक तरह से कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा? इस डायरेक्शन में तो डिस्चार्ज होगा नहीं। अगर इस तरह से चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होगा। अब इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है, और जब यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल ये डिस्चार्ज हो रहा है, इस रेट में ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम पे इस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज -1/RC BAT1। अगर माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, प्लस BRT माइनस T1 अपॉन RC। अब बच्चों यहां देखो ध्यान से, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज कहां से कहां तक हो रहा है? T1 टू T। अभी तक इसके साथ टच नहीं हुआ है, मैं इसको ऐसे टच नहीं कर रहा हूं। कैपेसिटर इस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस टाइम पे भी आउटपुट वोल्टेज क्या है? जो ये वोल्टेज है वो नेगेटिव में है। अभी तक वो क्या है? नेगेटिव में है। तो उस केस में क्या होगा? अगेन ये नेगेटिव ही मेंटेन रहेगी। मैं इसकी बात कर रहा हूं, पॉजिटिव 0 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव वोल्टेज, दिस इज कंपैरेटर। तो अगेन कंपैरेटर की आउटपुट अभी भी 1 मेंटेन रहेगी, दैट इज क्लॉक पास होगी। अभी तक कंपैरेटर की आउटपुट 1 है, तो सिंपली ये क्लॉक पास होंगी। जैसे क्लॉक पास होंगी काउंटर की स्टेट चेंज होगी। अगेन अब काउंटर की स्टेट चेंज होगी। फॉर एग्जांपल ये बना 0 0 1। अगेन यहां से लेके यहां तक कंपैरेटर की आउटपुट 1 ही मेंटेन रहनी है। 1 क्यों मेंटेन रहनी है? आउटपुट यहां पर नेगेटिव में है। इसी तरह से अब काउंटर की स्टेट चेंज होती रहेगी। दिस इज 0 0 1, अगली मिलेगी 0 10, 0 11, 100। अब क्लास ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? अब जैसे अब यहां पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, अब जैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये जो बी आउट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल जस्ट यहां पर वैल्यू होगी 0, यहां पर बी आउट की वैल्यू है 0। फिर जैसे जस्ट पॉजिटिव में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, जैसे आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव में गई,
फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 0.1 वोल्ट, या सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, जैसे आउटपुट वोल्टेज ये पॉजिटिव बनी, अब ये कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, डेट इज दिस वन। यहां पर पॉजिटिव पोलैरिटी बननी शुरू हो जाएगी, यहां पर नेगेटिव। तो उस केस में ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगी पॉजिटिव। जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, आफ्टर डिस्चार्जिंग ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं। अब नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज। पॉजिटिव में 0 वोल्ट है, यहां पर है पॉजिटिव वोल्ट। नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज, तो कंपैरेटर की आउटपुट हो जाएगी 0। जैसे ही कंपैरेटर की आउटपुट 0 होगी, दिस इज ए एंड गेट। एंड गेट में हम क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, इस एंड गेट की इनपुट 0 है, तो उस केस में आगे एंड गेट की आउटपुट पास होगी 0, और जैसे ही 0 पास होगी, जो काउंटर की स्टेट है वो मेंटेन हो जाएगी। अभी तक काउंटर की स्टेट क्या थी, 100, और यही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो सिंपली जो हम एनालॉग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, उसका इक्विवेलेंट जो डिजिटल में मिलेगा वो हमें क्या मिला, 100। तो आपको याद क्या रखना है, जब तक कंपैरेटर की आउटपुट बन रहेगी, इस एंड गेट के थ्रू ये क्लॉक पास होती रहेगी। जैसे ही कंपैरेटर की आउटपुट 0 हुआ, इस एंड गेट में कोई क्लॉक पास नहीं करेगी, एंड गेट की आउटपुट रहेगी 0, और जैसे 0 रहेगा तो जो काउंटर की स्टेट थी वो स्टोर हो जाएगी, और वो हमें क्या मिला, 100। अब क्लास, ये जरूरी नहीं है 100 मिलेगा, ये डिपेंड किस पे करता है, किस टाइम पे जाके, फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक, इस टाइम पे जाके ये आउटपुट पॉजिटिव हो गई थी। जो बी नोड था ये हो गया था पॉजिटिव, दैट इज कैपेसिटर पॉजिटिव में चार्ज होने शुरू हो गया था, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई थी। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से लेके यहां तक, अगर इसको मैं बोलता हूं टाइम पीरियड 2, तो ये टाइम पीरियड 2 कितनी क्लॉक के बाद मिलेगा, इसको मैं लिखूं कैपिटल एन क्लॉक। कैपिटल एन क्लॉक अप्लाई किया, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एंड दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। और ये टाइम अब क्या होगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा T2, तो दिस इज T2, दिस इज T1, जहां तक चार्ज हुआ कैपेसिटर चार्ज, फिर आगे डिस्चार्ज होने लग पड़ा, और इस पॉइंट पे ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। अब क्लास, ये जो इंटीग्रेटर की आउटपुट थी, इसकी इक्वेशन क्या थी, दिस वन। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, T2, ये बी नोट था, ये 0 हो जाएगा, ये जो वोल्टेज है 0 वोल्ट हो जाती है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं 0, ये वोल्टेज 0 हो जाएगी, -1/RC इनसाइड BA T1 माइनस BR। अब ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, T2, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, दिस इज T2 माइनस T1। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो RC 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, अगर माइनस अंदर ले जाता हूं मैं, -BA T1 प्लस BR T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। इस साइड में BA ले गया, BA T1 BR T2 माइनस T1। अब बच्चों BA T1, ये टाइम पीरियड कितना था, जब इनिशियली काउंटर की वैल्यू थी 000, अगेन फिर 000 हो गया, तो ये टाइम पीरियड कितना था, T1 इज इक्वल टू 2n इंटू टी क्लॉक। टी क्लॉक क्या होता है, ये जो क्लॉक है यहां पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग हो रही है, इनके बीच की ड्यूरेशन जो है TC, दिस इज 2n इंटू टी क्लॉक इज इक्वल टू BR T2 माइनस T1, दैट इज T2 माइनस T1। इसको मैंने किससे इक्वल किया था, n क्लॉक, दिस इज n क्लॉक इनटू ए क्लॉक का टाइम पीरियड था TC, तो दिस इज TC, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। अब बच्चों ये TC TC कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एनालॉग वोल्टेज किसके बराबर होगी, BA इज इक्वल टू BR अपॉन 2n इंटू n। तो ये एनालॉग वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पर हम कितने क्लॉक यूज कर रहे हैं, दिस इज BA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब बच्चों मैं ये बताता हूं BA n पे डिपेंड कैसे करता है।
अब बच्चों इनिशियली कैपेसिटर हो रहा था चार्ज यहां से लेके यहां तक, हमने लिया था एनालॉग वोल्टेज दैट इज दिस वन। अगर मैं इस एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं बी ए की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं, सिंपली इस सिग्नल की वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूं जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो चार्जिंग कैसे होगी? चार्जिंग इस तरीके से होगी। टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम तो हमेशा चार्जिंग में 2 to the power n टी क्लॉक लगना है। इनिशियली 000 था, फिर 000 पहुंचने के लिए कितनी क्लॉक लगी? 2 to the power n, और टाइम जो लगा t1 2 to the power n टी क्लॉक। तो सिंपली ये जो t1 है ये तो सेम रहेगा, पर ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। इसके आगे फिर जैसे ही स्विच रेफरेंस वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता, अब होनी थी डिस्चार्जिंग। अब जो डिस्चार्जिंग होगी वो किस तरीके से होगी? तब डिस्चार्जिंग इस रेट से होगी। तो सिंपली तो उस केस में क्या होना था? लंबे टाइम के लिए डिस्चार्जिंग हुई तो कंपैरेटर की आउटपुट लार्जर ड्यूरेशन के लिए 1 मेंटेन रहनी थी। तो सेम यहां पर जो स्टेट मिलनी थी वो आगे जानी थी, जैसे 100 तो यहां पर मिल सकता था 101, या इसी तरह से 110। तो सिंपली अगर एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू मैं इंक्रीज कर देता हूं तो ये टाइम तो सेम रहेगा, पर ये जो वोल्टेज है ये इंक्रीज हो जाएगी। पर जब डिस्चार्जिंग होगी तब टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट टाइम यहां पर जो आउटपुट सिग्नल था उसकी वैल्यू भी चेंज होनी थी, कंपैरेटर की स्टेट में चेंज होना था। तो सिंपली ये जो एन क्लॉक है इसकी वैल्यू चेंज हो जानी थी। तो इसीलिए लिखा ये जो एनालॉग वोल्टेज है किस पे डिपेंड करती है? बी आर अपॉन 2n इंटू एन। इसी तरह से अगर एनालॉग वोल्टेज की वैल्यू कम कर देते, फॉर एग्जांपल मैं कम कर दी, चार्जिंग होने के लिए तो 2 to the power n क्लॉक ही लगनी थी और इतना ही टाइम लगना था, पर अब डिस्चार्जिंग क्या होनी थी? जल्दी हो जानी थी, ये टाइम कम हो जाना था। तो उस केस में हो सकता था कि काउंटर की स्टेट 010 मिलती। काउंटर की स्टेट 010 का क्या मतलब? ये जो वोल्टेज है यहां पर 0 वोल्ट जल्दी हो जाना था, तो सिंपली ये जो कंपैरेटर की आउटपुट है यहां पर लॉजिक 0 जल्दी मिल जाना था। तो हो सकता था उस टाइम पे अगर आउटपुट 010 मिलती। अब बच्चों टोटल क्लॉक पल्सेस कितनी लगी कन्वर्जन के लिए? कन्वर्जन इस एनालॉग को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। टोटल क्लॉक कितनी लगी? पहले चार्जिंग के लिए कितनी लगी? 2 to the power n। चार्जिंग मतलब फ्रॉम 000 से जब काउंटर की वैल्यू अगेन 000 बन गई तो टोटल कितनी क्लॉक लगी थी? 2 to the power n। इसी तरह से फिर डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के लिए जो क्लॉक लगी थी दैट इज n, और ये n बेरी करता है। ये बेरी कैसे करेगा कि एनालॉग वोल्टेज हम कितनी ले रहे हैं। अगर एनालॉग वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो ये जो चार्जिंग वोल्टेज है ये भी चेंज करेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, अब मैक्सिमम क्लॉक पल्सेस कितना हो सकता है? चार्जिंग के लिए यहां से लेके यहां तक जो चार्जिंग हो रही है उसके लिए तो क्लॉक पल्सेस 2 to the power n ही चाहिए। अगेन डिस्चार्जिंग के लिए मैक्सिमम क्लॉक पल्सेस कितना हो सकता है? डिस्चार्जिंग कब तक होगी? जब अगेन आउटपुट यहां पर 0 वोल्ट बन जाती है, तो यहां पर स्टेट क्या मिल सकती है? इसी तरह से काउंटर अगर आगे वर्क करेगा तो लास्ट स्टेट क्या होगी? 1 1 1। ये मैक्सिमम स्टेट हो सकती है। आगे 0 0 0 नहीं करना है, 0 0 0 से हम तो स्टार्ट हुए थे, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 1 1। फ्रॉम 0 0 1 to 1 1 1 टोटल स्टेट हुई 7। अगर मैं जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? 2 to the power n-1, दैट इज 2 to the power n-1। इसको अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल में लिख सकता हूं? दिस इज 2 to the power n+1 - 1। अगर इस 1 को मैं इग्नोर कर देता हूं तो दिस इज 2 to the power n+1 अप्रोक्सीमेट। मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना टाइम लगेगा? जितनी मैक्सिमम क्लॉक चाहिए इनटू टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, और टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या होता है? इनटू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक हो रही है चार्जिंग और इसकी इक्वेशन है ये। इसी तरह से T1 to T2 हो रही है डिस्चार्जिंग, इसकी इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट किया। इन इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपने नेटवर्क में पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के अक्रॉस जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। जैसे यहां से लेके यहां तक, इनिशियली जब स्विच बी ए के साथ कनेक्टेड था, इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज स्टोर था 0, तो मैंने लिखा 0 वोल्ट प्लस। फिर आगे क्या होगा? चार्जिंग हुई तो चार्जिंग किस रेट से हुई थी? -1/RC बी ए। यहां पर आता है
टी माइनस टी नोट। टी नोट क्या है? ये वो टाइम है जब चार्जिंग स्टार्ट हुई। चार्जिंग यहां पर स्टार्ट हुई तो टाइम यहां पर था 0, तो ये आएगा 0। तो ये क्या बना? माइनस आर सी बी ए टी। अब यहां से लेके यहां तक डिस्चार्जिंग हुई, तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? यहां पर चार्ज था दिस वन, माइनस 1/RC बी ए, और यहां पर टाइम था T1। यहां पर टोटल चार्ज कितना है? यहां पर टाइम था T1, तो ये T क्या आएगा? T1। ये टोटल कैपेसिटर में चार्ज था। फिर आगे डिस्चार्जिंग होगी। अब क्लास, फिर ये जो स्विच था वो किसके साथ कनेक्टेड हो गया था? माइनस बी आर के साथ। जब बी ए के साथ कनेक्टेड था तो माइनस आ रहा था। अब जब माइनस बी आर के साथ कनेक्टेड होगा तो यहां क्या आएगा? प्लस। तो यहां पर प्लस आएगा बी आर, डेट इज दिस वन, आर सी इंटू टी माइनस टी नोट। अब ये टी नोट कौन सा टाइम होगा? जब डिस्चार्जिंग शुरू हुई थी। डिस्चार्जिंग कहां शुरू हुई? T1 में। तो ये क्या आएगा? T1। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन सेम है, ये सेम है और ये भी सेम है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर इसकी मुझे स्लोप लिखनी है तो स्लोप क्या होगी? स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज स्लोप। अब यहां पर y क्या है? बी आउट, और x है t, एम टी प्लस सी। तो स्लोप क्या हुआ? t के साथ जो कॉफिशिएंट होगा, तो यहां t के साथ कॉफिशिएंट है -1/RC/BA। तो ये जो वोल्टेज है इसकी स्लोप हुई -1/RC/BA। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक स्लोप लिखनी है, t यहां पर है, तो ये स्लोप क्या होगी? BR RC, डेट इज दिस वन, BR अपॉन RC। जो t के साथ कॉफिशिएंट होगा वही स्लोप होगी। दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज चार्जिंग, दिस इज डिस्चार्जिंग। तो बच्चों जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन की है इसको मैंने यहां पर थ्योरी में लिखा है। इन ड्यूल स्लोप एडीसी व्हेन कन्वर्जेंस स्टार्टेड, काउंटर एंड टी फ्लिप फ्लॉप आर रीसेटेड टू 0 एंड स्विच इज कनेक्टेड टू BA। इनिशियली इसको रीसेट कर देते हैं, दिस इज 0, इसको भी रीसेट कर देते हैं 0 0 0, और ये जो स्विच है ये BA के साथ कनेक्टेड होता है। ड्यूरिंग एनालॉग वोल्टेज इंटीग्रेशन, मतलब इसकी द आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज नेगेटिव वोल्टेज। यहां पर जो आउटपुट इंटीग्रेटर की मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। ड्यू टू दिस कंपैरेटर आउटपुट इज 1 एंड काउंटर कंटिन्यू क्लॉक पल्सेस। फिर जैसे कंपैरेटर की आउटपुट 1 रहेगी, काउंटर लगातार क्लॉक पल्सेस अप्लाई करता रहेगा। और ये कितने टाइम तक क्लॉक पल्सेस अप्लाई होगी? जितने टाइम के लिए चार्जिंग होगी। तो कितनी क्लॉक लगी थी? 2 टू द पावर n क्लॉक। नेक्स्ट, आफ्टर 2 टू द पावर n क्लॉक पल्सेस काउंटर विल रीच काउंट 0 अगेन। हमें पता था 0 0 से स्टार्ट हुए थे, अगेन फिर जैसे 0 0 पहुंचा, कितनी क्लॉक लगी? 2 टू द पावर n क्लॉक। काउंटर विल रीच काउंट 0 अगेन एट दिस टाइम। जब काउंटर की आउटपुट 0 हो जाती थी, टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल टू लॉजिक 1, ये 0 to 1 हो जाता था। एंड स्विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, और ये जो स्विच था ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाता था। बच्चों अभी तक जो हमने एडीसी डिस्कस की है वो कौन कौन से की है? काउंटर टाइप, एसएआर टाइप, फ्लैश टाइप, ड्यूल स्लोप। यहां पर मैं सभी का कंपैरिजन कर रहा हूं। फर्स्ट इज क्लॉक, मैक्सिमम कितनी क्लॉक लग सकती हैं? काउंटर टाइप के केस में कितनी क्लॉक लगती थी? 2 टू द पावर n-1। n है नंबर ऑफ बिट्स विच यू आर गेटिंग एट आउटपुट। एसएआर टाइप में जो क्लॉक लगती थी मैक्सिमम n। फ्लैश टाइप में कोई भी क्लॉक नहीं लगती थी, पर कुछ एक फ्लैश टाइप है अगर उसमें क्लॉक भी लगती है तो 1 क्लॉक लगती है। वैसे फ्लैश टाइप में कोई क्लॉक नहीं लगती। और ड्यूल स्लोप में मैक्सिमम क्लॉक लगती हैं 2 टू द पावर n+1। आगे है कन्वर्जन टाइम। कन्वर्जन टाइम क्या होता है? कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए क्या होता है? क्लॉक को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं? टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक क्या होता है? जैसे ये क्लॉक है, दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन हो रहा है दिस इज लॉजिक 1, इसके बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक। तो सिंपली जो क्लॉक्स होंगी उसको आप टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कन्वर्जन टाइम आएगा। अब बच्चों ड्यूल स्लोप का बेनिफिट क्या है? इट इज द मोस्ट एक्यूरेट अमंग ऑल एडीसी, ये सबसे एक्यूरेट है। इट मोस्टली यूज्ड इन डिजिटल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में ये यूज होता है। पर इसका एक ड्रॉबैक है,
इट इज स्लोएस्ट। स्लोएस्ट क्यों है? आप कन्वर्जन टाइम को देखो, सबसे ज्यादा कन्वर्जन टाइम यहीं पर ही है, 2 to the power n+1 इंटू टी क्लॉक। इन केस में कन्वर्जन टाइम कम है और कन्वर्जन टाइम क्लॉक पे डिपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा क्लॉक इसी में लग रही है, दैट इज द रीजन इट इज स्लोएस्ट।